बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डेट इज़ लेफ़्ट फैक्टरिंग। सो लेफ़्ट फैक्टरिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस बता देता हूँ ग्रामर्स के बारे में कि हमने अभी जो ग्रामर पढ़ी उसमें हमने ग्रामर के एक ऐसा पोर्शन पढ़ा था कि हमारे सामने एक ग्रामर होती थी और वो ग्रामर एम्बिगुअस भी हो सकती है और वो ग्रामर अनएम्बिगुअस भी हो सकती है। एम्बिगुअस कब होती है ग्रामर? जब एक ग्रामर से आपके मल्टीपल पार्स ट्री बन रहे हो। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हमारे पास एक ग्रामर होती थी और उससे मल्टीपल पार्स ट्री बन रहे होते थे। तो अगर एक ही ग्रामर से मल्टीपल पार्स ट्री बन जाए तो डेट इज एम्बिगुअस ग्रामर। और अनएम्बिगुअस ग्रामर ऐसी होती है जिसे हमेशा सिर्फ एक ही पार्स ट्री बनता है। तो हमें जो सिंटैक्स एनालाइजर का जो फेज है इसके अंदर हमें ऐसी ग्रामर चाहिए होती है जो कि अनएम्बिगुअस हो। इसके बाद हम मूव किए ऐसी ग्रामर की तरफ जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने का तरीकाकार देखा था। तो रिकर्जन दो तरह की होती है, एक लेफ्ट रिकर्जन होती है, एक राइट रिकर्जन होती है। लेकिन बेसिकली हमारे कोर्स के अंदर ज़्यादातर जो फोकस किया गया है वो लेफ्ट रिकर्जन के ऊपर किया गया है। तो अगर आपके पास एक ऐसी ग्रामर हो जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन हो तो आपको उस लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना पड़ेगा। देन आप फिर उस जो आपका सिंटैक्स एनालाइजर है देन आप उसको वो ग्रामर देंगे। क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि हमारे दो तरह के पार्सर होते हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। तो जो टॉप डाउन पार्सर होते हैं वो लेफ्ट रिकर्जन को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, यानी कि उनको एक ग्रामर दी जाए लेफ्ट रिकर्जन के साथ तो उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो इस सूरत में हमें लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना पड़ेगा। देन हम जो आज काम करने जा रहे हैं अब हम उसकी तरफ आते हैं कि हमारे पास जो ग्रामर होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक तो डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है और एक होती है अनडिटर्मिनिस्टिक। ये अनडिटर्मिनिस्टिक क्या होती है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होती है? इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी बोल सकते हैं। तो यही चीज़ें हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रख लें कि जो हमारे सिंटैक्स एनालाइजर के फेज़ के अंदर जो ग्रामर चाहिए होती है वो होती है डिटर्मिनिस्टिक। तो जो भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होगी हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के अंदर। तो ये सिंपल सी बात है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक में चेंज किया जाता है। तो लेफ्ट फैक्टरिंग का एक मेथड होता है। अभी आपने लेक्चर के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा लेफ्ट फैक्टरिंग का। तो लेफ्ट फैक्टरिंग एक मेथड है जिसके ज़रिए हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक में चेंज करते हैं। तो अभी आप सिंपल ग्रामर की तरफ देखें। तो ये आपके सामने कुछ प्रोडक्शंस रूल हैं। तो ए को हम डबल ए में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ये ग्रामर का पहला रूल है। ए को हम ए बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ए को हम ए सी में भी चेंज कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है ए सी के नाम से। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है और आपने इस स्ट्रिंग को इस ग्रामर के मुताबिक एक्सपेंड करना है। तो जब ये स्ट्रिंग और ये ग्रामर हम सिंटैक्स एनालाइजर को देंगे तो सिंटैक्स एनालाइजर किस तरह से काम करेगा आप वो देखें कि सिंटैक्स एनालाइजर इस स्ट्रिंग में से सबसे पहले जो कैरेक्टर है ए उसको पिक करेगा। ये जो मैंने साइन लगाया हुआ है ए इसको पिक करेगा इस स्ट्रिंग में से। अब वो इस चीज़ को देखेगा कि मैं इस ग्रामर रूल्स के अंदर से जो ग्रामर के रूल्स उसको दिए गए हैं इन रूल्स में से किस रूल का इंतखाब करूं कि मुझे एसी मिल जाए। ठीक है, मुझे एसी स्ट्रिंग मिल जाए। ठीक है, और जो ग्रामर होनी चाहिए वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रिंग का फर्स्ट करैक्टर है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो अब वो ये देखेगा कि जो ग्रामर है एक तो वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा रूल होना चाहिए जो मुझे एसी स्ट्रिंग दे। ठीक है, यानी कि मैं ए को एक्सपेंड करूं और मुझे एक्सपेंड करने से एसी स्ट्रिंग मिल जाए। अब देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि इस ग्रामर के अंदर हर जो रूल है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है और ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। अब हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो फ़र्ज़ किया कि सबसे पहले उसने ए को पिक करना होता है। अब वो ए को पिक कर लिया उसने। अब ए को पिक करने के बाद वो ग्रामर को देखेगा।
अब जब ए को एक्सपेंड करेगा तो सबसे पहले जो रूल होगा उसमें पहले इधर आएगा, उसको ए मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि उसको फर्स्ट ए मिल जाएगा। लेकिन उसको अब सेकंड नंबर पे क्या चाहिए? उसको सी चाहिए। लेकिन जब पहला रूल देखेगा तो सेकंड नंबर पे सी नहीं है। यानी कि जब वो इधर देखें ट्री के अंदर, कि जब इधर आया वो कहता है ठीक है ये पहला उसके साथ मैच कर गया। लेकिन जब इधर आएगा तो ये ए जो है सी के साथ मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इसको ये रूल उसके लिए मुनासिब नहीं था, ठीक है? इस रूल के मुताबिक वो एसी स्ट्रिंग हासिल नहीं कर सका। अब वो यहाँ से मैं एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, इसको आपने गौर से सुनना है। यहाँ से वो बैक ट्रैक करेगा ए की तरफ, ठीक है? अब ए पे जब आएगा तो अब वो दूसरे जो रूल है उसको मतलब चेक करेगा। इस रूल को यानी कि ए को वो ए बी के साथ एक्सपेंड करेगा, ठीक है? अब जब ए को एक्सपेंड करेगा तो ए तो उसको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन जब वो ए को एक्सपेंड करने के बाद बी पे जाएगा तो दोबारा बी जो है वो सी के साथ मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी वो बैक ट्रैक कर जाएगा, क्योंकि बी जो है वो सी के साथ मैच नहीं किया। इसका मतलब है ये रूल भी उसके लिए मुनासिब नहीं था। अब वो थर्ड रूल पिक करेगा, ठीक है? आपका सिंटैक्स एनालाइजर। और थर्ड रूल के मुताबिक फिर वो सबसे पहले मतलब कि इसको इसके साथ मैचिंग करेगा। यानी कि जब वो इधर आएगा तो उसको ए मिल जाएगा। वो कहेगा ठीक है ये ए स्ट्रिंग के पहले ए के साथ मैच हो गए, डन हो गया। अब वो जब सी को मैच जब सेकंड पे पहुंचेगा तो सी को सी के साथ मैच कर जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये रूल उसको ठीक लगा है और इसका मतलब है कि ये रूल वैलिड है। तो इस तरह उसको ये स्ट्रिंग मिल जाएगी। लेकिन यहाँ देखें कि उसको मल्टीपल ग्रामर्स चेक करने के बाद लास्ट में वो ग्रामर मिली, ठीक है? लास्ट में वो रूल मिला। और यानी कि इस दौरान उसका एक टाइम भी मतलब कि वेस्ट हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए कि जिसमें वो डायरेक्टली इस यानी कि इसको एनालाइज़ कर ले। यानी कि इस इन चीज़ों के ऊपर उसको ना जाना पड़े बल्कि वो डायरेक्टली इस ट्री को एनालाइज़ कर ले, ठीक है? तो यही नॉन डिटरमिनिस्टिक के अंदर बात लिखी हुई है। इन नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर इट इज़ नॉट क्लियर दैट विच आउट ऑफ टू और मोर प्रोडक्शंस आर यूज्ड टू एक्सपेंड नॉन टर्मिनल वी बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्शंस बिगिन विद सेम सिंबल। कि इसमें उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसको कौन सी प्रोडक्शन चूज़ करनी है, क्योंकि हर जो प्रोडक्शन है वो सेम सिंबल से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है? बेसिकली सिंटैक्स एनालाइजर को बेसिकली वो पिक करता है पहला सिंबल, स्ट्रिंग में से जो पहला करैक्टर होता है उसको पिक करता है और इसके मुताबिक वो चेक करता है कि मुझे कौन सी ऐसी ग्रामर चूज़ करनी है जो ए से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है? तो अब सारी ग्रामर्स ए से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ वो उसके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये कन्फ्यूजन जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है? इस कन्फ्यूजन को हम ख़त्म करने के लिए फिर लेफ्ट फैक्टरिंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो लेक्चर है ये बेसिकली मैं आपको इसकी थोड़ी-सी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि होता क्या है ये इसके बैक एंड पे। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो लेक्चर है इसके एंड पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो उनको आपने अच्छे तरीके से सुनना है और देखना है। इसके बाद हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्रामर है, ए अल्फ़ा बीटा 1। अ, ये ग्रामर का पहला रूल है, यानी कि ए को हम इसमें भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ए को हम इसमें भी एक्सपेंड कर सकते हैं और ए को हम इसमें भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ आपने बस ये ग्रामर देखें ज़रा। इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि अल्फ़ा बीटा 3 हमने स्ट्रिंग ड्राइव करनी है इस ग्रामर से। यानी कि मुझे ये स्ट्रिंग चाहिए अल्फ़ा बीटा 3, ठीक है? तो अब जो आपका सिंटैक्स एनालाइज़र है, वो सबसे पहले इस स्ट्रिंग में से किस चीज़ को पकड़ेगा? वो सबसे पहले अल्फ़ा को चूज़ करेगा और अल्फ़ा को चूज़ करने के बाद वो देखेगा कि मुझे ऐसी ग्रामर चाहिए जो अल्फ़ा से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है? अब यहाँ तमाम जो ग्रामर्स हैं ये अल्फ़ा से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है? अब वो क्या करेगा कि उसके लिए सबसे पहले तो यही होगा कि ये रूल ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ा से स्टार्ट हो रहा है। जब वो इस रूल को अप्लाई करेगा तो यहाँ आ जाएँ ज़रा नीचे ट्री में, उसको अल्फ़ा तो मिल जाएगा। लेकिन जब वो बीटा 1 पे ऊपर जाएगा तो वो चेक करेगा कि बीटा 1 तो बीटा 3 के साथ मैच ही नहीं किया, इसका मतलब है ये रूल मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो बैक ट्रैक कर जाएगा, ठीक है? बैक ट्रैक करने के बाद वो अब सेकंड रूल पे आएगा, ठीक है? उसको जो चीज़ पता है वो ये है कि उसको कॉमन चीज़ मिल गई है, तो उसको यही होगा कि ये रूल ठीक है। उसको बीटा 2 का नहीं पता, बस उसको फर्स्ट सिंबल की मैचिंग का पता है, यानी अल्फ़ा मैच हो गया अल्फ़ा से, तो उसके लिए यही है कि ये रूल ठीक होगा। और वो अल्फ़ा बीटा 2 को चेक करेगा। जब अल्फ़ा की तरफ आएगा तो ये तो उसके लिए ठीक होगा। लेकिन जब वो बीटा 2 की तरफ आएगा तो यहाँ उसको दोबारा पता लगेगा कि भई मुझे तो बीटा 3 चाहिए, लेकिन यहाँ बीटा 2 है, तो यहाँ इस तरह वो मैच नहीं कर सकेगा।
तो दोबारा बैक ट्रैक कर जाएगा। इस तरह वो थर्ड रूल पे जाके उसको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसको मल्टीपल ट्री से गुजर के लास्ट ट्री में जाके उसका आंसर मिला। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर यही होती है कि जिसमें आपके पास मल्टीपल कॉमन सिंबल्स होते हैं और इन कॉमन सिंबल की वजह से आपका जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो कंफ्यूज हो जाता है। यह कहता है कि वी माइट अज्यूम दैट अल्फा बीटा 1 इज द राइट प्रोडक्शन फॉर अल्फा बीटा 3। तो वही ये चीज़ है कि अल्फा बीटा 3 जब हम हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको हमने ड्राइव करना है, तो वो जो आपका सिंटैक्स एनालाइजर है वो चेक करेगा कि अल्फा बीटा 1 ही इसके लिए जो पहला रूल है वही इसके लिए ठीक है, क्योंकि ए के साथ मैच कर गया। तो वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं कि उसको अंदाज़ा होगा कि उसको बीटा 1 का नहीं पता, उसको बस अल्फ़ा अल्फ़ा मैचिंग की वजह से पता लगा कि हो सकता है कि ये ग्रामर उसके लिए ठीक हो, लेकिन जब वो ये बीटा 1 पे पहुँचेगा तो उसको पता लगेगा कि ये ग्रामर ठीक है, नहीं है। तो यहाँ बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है बैक ट्रैकिंग की, ठीक है। बैक ट्रैकिंग इसको भी आपने याद रखना है। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि वो जब यहाँ ड्राइव कर लेगा और उसको पता लगेगा कि ये दोनों मैच नहीं किए, तो वो बैक ट्रैक कर जाएगा। अब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि इसको ख़त्म करके हम इसको डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर में लेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रामर है वो डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर में होनी चाहिए। हमारी जो ग्रामर है वो डिटर्मिनिस्टिक होनी चाहिए, उसके अंदर कॉमन सिंबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वी यूज़ द मेथड ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। तो इन लेफ्ट फैक्टरिंग मेथड वो कन्वर्ट्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इनटू डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। तो इधर लिखा हुआ है इन लेफ्ट फैक्टरिंग द कॉमन प्रीफिक्स इन ग्रामर वी टेक इट एज कॉमन एंड राइट द रिमेनिंग पार्ट एज सेपरेट। अब देखें, बिल्कुल सिंपल अंदाज से आपने देखना है कि ये आपके पास एक ग्रामर है, ठीक है, वो जो भी हम डिस्कस करके हैं, और इसमें से करना क्या है लेफ्ट फैक्टरिंग के अंदर कि आपने जो कॉमन सिंबल्स हैं उनको अलहदा कर लेना, उनको आपने इस तरह लिख लेना जिस तरह आप मैथ के क्वेश्चन के अंदर नहीं करते। तो आपने इनका कॉमन ले लेना और इसको यहाँ इस तरह अल्फा लिख देना, ठीक है। यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद आपने इसके साथ ए डैश लिख देना है, यानी कि इस ए को आपने एज अ ए डैश लिख देना, बस इतना काम आपने करना है। अगर इधर ई होगा तो आपने इधर ई डैश लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ आपने कॉमन ले लिया। अब कॉमन के बाद आपने क्या करना है कि जो बाकी सिंबल्स बचेंगे, यानी ए अल्फा तो आपने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3, तो उसको आपने इस तरह लिख देना है ए डैश कैन बी एक्सपेंडेड टू बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। तो इसमें क्या होगा कि फर्ज किया कि मुझे चाहिए अल्फा बीटा 3, ज़रा गौर से आपने इस बात को अब देखना है, अल्फा बीटा 3, ठीक है। अब हमारा जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो सबसे पहले तो उसको अल्फा चाहिए, ठीक है। अल्फा आ गया, उसको अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद डन हो गया, उसको अल्फा मिल गया, ठीक है। अब जब उसको बीटा 3 चाहिए चाहिए होगा तो वो सब इधर आएगा, ठीक है, ए डैश पे, और ए डैश से ए डैश का क्या मतलब है कि वो किसी भी चीज़ पे जा सकता है डायरेक्टली। तो ए डैश से फिर डायरेक्टली बीटा 3 पे मूव कर जाएगा, यानी कि अब उसको हर चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी इसका इस तरह पार्स ट्री बनेगा, ए इस तरह ए डैश, और इस तरह हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे बीटा 3 पे। इसमें हमें मतलब कि ये आपकी जो चीज़ हमने की है डेट इज़ कॉल्ड लेफ्ट फैक्टरिंग। आपको जो भी क्वेश्चन आए आपने उसमें कॉमन सिंबल्स को इस तरह निकाल लेना है, इस तरह लिख देना आपने, और उसके साथ इधर जो भी लेफ्ट साइड पे होगा उसको आपने एज अ ए डैश या ई डैश या जो भी चीज़ होगी यहाँ उसको आपने इसके साथ डैश लगा देना, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमन निकालने के बाद जो बाकी बच जाएंगे उसको आपने फिर सेकंड लाइन में लिख देना इस तरह, ठीक है। और यहाँ जो आपने ए डैश लिखा होगा उसको आपने यहाँ लिख देना है। अब अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एस कैन एक्सपैंड इनटू ई प्लस टी, एक्स कैन एक्सपैंड इनटू ई इनटू टी, यानी कि एस को हम ई इनटू टी में भी चेंज कर सकते हैं और ई डिवाइड टी में भी हम चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली आपका प्रोग्राम किस तरह काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका कंट्रोल इधर आएगा, ठीक है, फर्ज किया कि मुझे ई डिवाइड बाय टी वाला रू ये चाहिए, ठीक है, ये चीज़ चाहिए मुझे ये वाली, ठीक है। और मेरी ग्रामर जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। आप देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन सिंबल ई आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम सबसे पहले एस फंक्शन पे जाएगा, यानी कि इसको मैंने इस हालत में लिख लिया, यानी प्रोग्राम की फॉर्म में लिखा हुआ है। एस फंक्शन पे जाएगा, एस से ई पे जाएगा, ई से जब वो प्लस पे जाएगा तो यहाँ से ही उसको पता लग जाएगा कि भाई मुझे तो डिवाइड चाहिए था,
तो यहाँ तो प्लस है, तो यहाँ से वो बैक ट्रैक कर देगा। बैक ट्रैक करने के बाद वो नेक्स्ट रूल जो आपकी ग्रामर है उसको चेक, उसके मुताबिक चेक करेगा। उसके मुताबिक जब ई पे आएगा तो ई तो उसको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, उसको पता लग जाएगा। लेकिन जब वो डिवाइड पे मल्टीप्लाई पे आएगा तो यहाँ फिर वो उसको पता लगेगा कि ये तो मुझे चाहिए नहीं था। तो यहाँ से फिर वो दोबारा बैक ट्रैक करेगा और लास्ट में उसको ये वाला जो पोर्शन है ये ठीक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रामर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसके लिए, इसको हल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो कॉमन सिंबल्स होते हैं उनको हम एक सिंबल में लिख लेते हैं और उसके साथ यही देखें ना, एस डैश हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉमन निकाला ई, तो बाकी यहाँ क्या बच गया, प्लस टी, स्टेरिक टी और डिवाइड टी। तो मैंने कहा था जो बाकी बचेंगे वो आपने उसको सेकंड लाइन में लिख लेना है और उसके साथ पीछे आपने एस डैश लगा देना, ठीक है। तो इसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये आपके सामने एक ग्रामर है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें अब कुछ कॉमन सिंबल्स आपने देखने हैं और बेसिकली ये ग्रामर कुछ रॉन्ग है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि इसकी वो लिखते हुए कुछ गलती हो गई है। खैर इसको हम बाद में कर लेंगे। खैर अब इसकी तरफ आ जाएं, ठीक है। तो इधर आप देखें कि इसके दोनों तरफ कॉमन सिंबल्स हैं बी एंड बी, और यहाँ से मैंने जो आपकी लेफ्ट फैक्टरिंग होती है वो ड्यू टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर होती है और हमने कहा था कि इसमें कॉमन सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सिंबल हम यहाँ बी लैदा कर लेंगे और यहाँ हम जो बी है इसका बी डैश लिख देंगे। अब जब कॉमन निकालेंगे तो पीछे बाकी क्या बचेगा, बी बचेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था जो बाकी बचेगा वो आपने इधर लिख लेना, ठीक है। यहाँ से तो कॉमन आप इधर लिख लेंगे बी, कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ से अब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए वहाँ हम उसको एम्प्टी से शो करवा देंगे। तो ये बी डैश है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ मैं इसको नहीं कर रहा, इसको मैं आपको सेपरेट करवा दूंगा। तो बस आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ये एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है और बहुत कॉमन एग्जांपल है जो एग्जाम में भी आ सकती है। तो ये आपके सामने एक ग्रामर है और ये ग्रामर जो है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। तो इसमें क्या आप देख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं, IETS और ये वाली चीज़, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी चीज़, ये जो ये वाला ग्रामर रूल है, 3 ग्रामर रूल्स है ना। अब 3 में से 2 ग्रामर रूल्स के अंदर कॉमन चीज़ें आ रही हैं, लेकिन एक में नहीं आ रही, ठीक है। तो ज़रा गौर से आपने अब इसको देखना है। तो मैंने कहा था कि जो कॉमन चीज़ आपको उसको आपने निकाल लेना है, तो आपने कॉमन चीज़ ये इतनी निकाल ली, आप देख सकते हैं कि यही चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। इसके बाद आपने एस को एस डैश के तौर पे यहाँ लिख लिया और साथ आपने करना ये है कि जिसके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं निकला आपने वहाँ स्लैश लगाने के बाद उसके साथ ए लिख देना है, ठीक है। वो आपने इसको इधर लिख देना है साथ, ठीक है। अब एस डैश, अब जब आप देखेंगे कॉमन निकाला तो बाकी क्या बच गया, अब इन दोनों में से जो कॉमन निकाला उसमें से बाकी क्या बच गया, यहाँ से ई एस बच गया जब कॉमन निकाला, और यहाँ से आप देखें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ई एस को यहाँ मैं लिख देता हूँ इस तरह, यानी जो बाकी बच जाएगा कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ें बाकी रह जाएंगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं रहेगा जब हम कॉमन निकालेंगे, तो उसको हम एम्प्टी से शो करवा देंगे। इस एम्प्टी को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने बाद में लिख दी है। और यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो बाकी ई एस बच जाएगा, तो उसको हम सेकंड लाइन में लिखेंगे। तो यही मैं चीज़ आपको बताइए कि कॉमन निकालने के बाद जो बाकी बच जाएगा उसको आपने सेकंड लाइन में लिख देना और इसके पीछे आपने एस डैश उसको रिप्रेजेंट कर देना। और इसके बाद हम एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, इसको आपने गौर से देखना अब इस एग्जांपल को। इसमें से, इस ग्रामर में से जो सबसे कॉमन सिंबल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, आप 2 पोर्शन में एएसपी निकाल सकते हैं, जबकि आप 3 पोर्शन में से ए बी निकाल सकते हैं। ज़रा गौर से देखिए ना, एएसपी आ सकता है दो ग्रामर्स रूल में से, जबकि अगर तीनों ग्रामर रूल्स को लेंगे तो इन तीनों में ए कॉमन है। तो यहाँ देखें, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ कि ए को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और ए को कॉमन लेने के बाद बाकी क्या बच जाएगा, बाकी एस एस बी एस बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ मैंने ए को कॉमन लेके यहाँ लिख दिया और इसके साथ मैंने इसको एज अ एस डैश लिख दिया। और मैंने ये भी बताया था कि जो जहाँ से हम कॉमन नहीं लेंगे, जहाँ से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, उसको हम एज इधर डैश स्लैश बी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जहाँ से कॉमन नहीं आएगा उसको हमने साथ ही स्लैश बी के यहाँ लिख देना है। और यहाँ एस डैश है, ठीक है। तो जो
जो हमने जब हम कॉमन निकालेंगे तो जो चीज़ें बाकी बच जाएँगी वो हम यहाँ लिख देंगे एसएसबीएस। यहाँ से जो कॉमन निकालने के बाद जो बाकी चीज़ बच गई थी वो ये थी एसए, एसबीएस एसबी यहाँ लिख दी और यहाँ से कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ बाकी थी वो थी डबल बी, तो वो यहाँ हमने लिख दी। अब देखें कि ये हमने ठीक है, इसमें से लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव की है कॉमन निकालने के बाद, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो इसमें भी अभी भी लेफ्ट फैक्टरिंग मौजूद इसके अंदर अभी भी नॉन डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर मौजूद है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से भी कॉमन चीज़ें मौजूद हैं। एस इस एस के साथ मैच कर रहा है, ठीक है? यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये नॉन डिटरमिनिस्टिक अभी ग्रामर जो है ये नॉन डिटरमिनिस्टिक है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन आ रहा है। अब हमने इसको भी इसी तरह रिमूव करना है लेफ्ट फैक्टरिंग के ज़रिए। यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन दोनों ग्रामर्स में से क्या आ रहा है? दोनों में से एस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मैंने एस लिख दिया। लेकिन यहाँ देखें आप एस डैश से अब कर रहे हैं इसको, ठीक है? तो एस डैश तो आप इस तरह ही लिख लेंगे, ठीक है? और इधर आप कॉमन निकाल के एस, लेकिन यहाँ जब आप पहले सिंगल डैश लगाते थे आप डबल डैश लगाएंगे, एस डबल डैश, ठीक है? और यहाँ से आप देखें कि कुछ भी कॉमन नहीं निकला, इसको हमने एज इट इज इसके साथ ही फर्स्ट लाइन में ही लिख देना है, ठीक है? स्लैश बी करके अब एस डबल डैश को हम इधर लिखेंगे और जो बाकी चीज़ें कॉमन नहीं थी, यानी कि एस को कॉमन निकालने के बाद जो बाकी चीज़ें बचेंगी वो हम यहाँ लिख देंगे एस बी एस ए एस बी। तो इस तरह ये जो अब ग्रामर है ये देखें आप, इसके अंदर जो रूल आपको मिला है दैट इज डिटरमिनिस्टिक ग्रामर, ठीक है? जो यही हमें चाहिए, क्योंकि आपके जो टॉप डाउन पार्सर होते हैं वो नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करते। तो दैट इज़ अ लेक्चर। इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।